भारत और नेपाल की सीमाओं को एक तरह से डिस्प्यूट में डाल चुके हैं। ये अचानक कोविड के दौरान में हुआ था, 2020 में ये अचानक सरफेस हुआ था। जो नया जनरेशन है वो देखेगा नोट पे कि मेरा मैप तो ये है, लेकिन ये भारत के पास है। एक फोर्स है वहाँ पे नेपाल में जो कि चाइना के क्लोज आना चाहता है या आ चुका है ऑलरेडी। भारत और नेपाल के संबंधों में इस तरह के जो फैसले हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की सीमाओं को एक तरह से डिस्प्यूट में डाल चुके हैं, वो आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम छोड़ेंगे। जैसे कि केवी राजन साहब कह रहे हैं कि जब वहाँ की जनता, वहाँ का जो नया जनरेशन है वो देखेगा नोट पे कि मेरा मैप तो ये है, लेकिन ये भारत के पास है। जी, ये एक पॉलिटिकल कंपल्सन है, मतलब जो हम देख रहे लिप लेक और ये काला पानी वगैरह का जो है इश्यू, क्योंकि ये पहले यदि हम देखें 10 साल पहले तक तो ये सब इश्यूज़ नहीं हुआ करता था। 1962 का वार हुआ था विद चाइना, अगेंस्ट चाइना। उस टाइम में किंग महेंद्र थे वहाँ पे नेपाल में, उन्होंने वॉलंटियरली ऑफर किया था कि ये रीजन है, यहाँ पे बेस कैंप होना चाहिए या मिलिट्री यूज़ के लिए होना चाहिए, बट देयर वाज नो फॉर्मल डील मेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन वो एक कंसेंसस रहा था दोनों देशों के बीच में और कभी वो एक फीसर की तरह नहीं आया बायलैटरल रिलेशन में। ये अचानक कोविड के दौरान में हुआ था, 2020 में ये अचानक सरफेस हुआ था। तो ये जो सर ने कहा है कि एक फोर्स है वहाँ पे नेपाल में जो कि चाइना के क्लोज आना चाहता है या आ चुका है ऑलरेडी, एंड जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। ये पॉलिटिकल कंपल्सन है उनका, ये कोई मास फीलिंग नहीं है जिसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। मैं यही चीज़ कहूँगा इन एडिशन टू व्हाट अतुल जी सेड कि इस नक्शे को सारा पार्लियामेंट, नेपाली पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एंडोर्स कर लिया है, तो पार्लियामेंट ने भी कर लिया है। अब ये 100 रुपया नोट पे भी छपेगा, तो इस विषय का मेरे ख्याल से सॉल्यूशन निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहेगा आने वाले वर्ष में। अब बातचीत करने के लिए मैकेनिज्म तो बन गया, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में ये बहुत ही मुश्किल हो गया अभी इसका एक सोल्यूशन निकालना। तो इसको अलग रखना होगा और आगे बढ़ना होगा नेपाल भारत संबंध को मजबूत बनाने में। इस पुस्तक से एक और सवाल मैं लेकर आपके सामने आना चाहता हूँ। ये भी काफ़ी रिलेवेंट सवाल है जिसका आपने वर्णन भी किया है कि जब जब भारत और ख़ास तौर पे नेपाल के संबंधों में हमने देखा दरार आने की स्थिति हुई, और जब भी माउंटेन से हम नीचे के प्लेन एरिया की तरफ आते हैं तो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट माउंटेन या उस रेंज में डेवलप किया गया, वो सेंटिमेंट जो है प्लेन में नहीं आ सका। और उसके पीछे एक और बारीक चीज़ आप इसमें मेंशन करते हैं कि जो भारत की सेना में शामिल होने वाले नेपाल के लोग हैं, दरअसल उनके अंदर जो भारतीयता है, भारत के साथ गहरे संबंध हैं, वो दरअसल एंटी इंडिया मूवमेंट को रूरल एरिया में, मासेज में नहीं खड़ा होने देते। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, अब जबकि अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद हम देख रहे हैं कि अब उनकी भर्ती रुक गई है, ये किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? देखिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है अंग्रेज़ों ने शुरू किया था काठमांडू वैली में। इंटेलेक्चुअल जो है, जो फैमिलीज़ हैं, 4-5 फैमिली जिसके भीतर ये पावर बांटा जाता था, उसमें अंग्रेज़ों ने एक एंटी इंडिया फीलिंग पैदा किया था। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुए भारत और नेपाल के बीच में, और एक के बाद एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहा, तो एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ता रहा। कभी कभी जब मोनार्की पूरे एब्सोल्यूट मोनार्की था, तो नेपाल डेमोक्रेसी, भारत नेपाल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, तो मोनार्की एंटी इंडिया बन जाता था, चीन की ओर देखता था। और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भीतर ये परसेप्शन रहता था नेपाल में कि भारत एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के फेवर में है, जैसे गिरजा बाबू जीपी कोइराला के फेवर में है, तब दूसरे पॉलिटिशियन एंटी इंडिया बन जाते थे। तो धीरे धीरे एंटी इंडिया फीलिंग थोड़ा स्प्रेड होने लगा। अब रिसेंट टाइम्स में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हो रहा था, तब भारत ने एक अपील किया था नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोमलगेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें मधेश लोगों के जो राइट्स थे उसको इग्नोर किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने रश थ्रू किया था पार्लियामेंट में। तो जस्ट 24 आवर्स और सो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड, इंडिया अपील्ड टू ओपनली टू द Nepalese political parties not to promulgate the constitution. तो इसका असर अच्छा नहीं रहा
Nepal में. They resented it. They thought it was interference in Nepal's internal affairs. After Parliament had ratified this, and then there was a so-called blockade in the border areas, and there was a shortage. Every Nepali suffered. There were shortages of food, of fuel, of energy, etc., etc. आपने सर ब्लॉकेट का जिक्र किया, तो चूंकि इस वक्त हम जिस रॉ में बैठे हुए हैं, आपके दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो नेपाल बॉर्डर से डायरेक्ट बिलोंग करते हैं. हम याद है उस वक्त इतनी लंबी लाइन बॉर्डर्स पे लगी रहती थी, ट्रक्स पूरे भरे पड़े. रक्सौल बॉर्डर पे, आप जयनगर बॉर्डर पे देखे हैं, इवन आप गोरखपुर साइड के बॉर्डर से भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी. वो जो दरार पैदा हुई उस वक्त के ब्लॉकेट से, आपको लगता है अभी तक वो भर नहीं पाया? नहीं, क्योंकि अभी भी लोग पूछते हैं नेपाल में कि यदि बॉर्डर एरिया में ये चल रहा था एजिटेशन, तो दूसरे कई रास्ते थे जिसके थ्रू भारत नेपाल का सहयोग कर सकता था, लेकिन भारत ने नहीं किया. उसके शायद अलग कारण है, लेकिन वो ये मन में पैदा हो गया कि भारत प्रेशराइज कर रहा था नेपाल को अपने कारण से, और ये सही नहीं है शायद. लेकिन ये एंटी इंडिया फीलिंग ज़रूर अभी भी आजकल भी नेपाल में, सारे नेपाल में लोग अभी भी बात करते हैं कि भारत इंटरफेयर करता है, भारत इंटरवीन करता है. मैं फिर एक बार उसी सवाल पे लौटूंगा कि अगर गोरखा की भर्ती हमने जैसे बंद कर दी अग्निवीर में, तो क्या लगता है इससे भी भारत नेपाल संबंधों पर असर पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं काठमांडू में था तब मुझे जीपी कोइराला, गिरिजा बाबू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एक समय कुछ साल पहले भारत नेपाल संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, सीरियस प्रॉब्लम आ गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने गिरिजा बाबू से ये प्रश्न किया था कि यदि स्थिति इस तरीके से बिगड़ता गया तो गोरखा एक्स सर्विसमैन जो है उनका क्या स्टैंड रहेगा, वो नेपाल के साथ रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे. तो गिरिजा बाबू काफ़ी सीरियसली उन्होंने ये प्रश्न को लिया था, और वो सारे एक्स सर्विसमैन के एसोसिएशन वगैरह लीडर्स हैं, उनसे बातचीत किया था कि आपका क्या स्टैंड रहेगा यदि स्थिति बहुत ही बिगड़ गया. तो उन्होंने कहा, देखिए हम वहाँ पे रोटी खाए हैं, भारत की रोटी खाए हैं, वहाँ पे हमने कमाई की है, अभी भी हम लोग को पेंशन मिलता है, तो हम भारत के खिलाफ नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करनी और उसके ऑपोजिशन में रहेंगे. तो ये सच है कि वहाँ पे जो 1.5 लाख करीब 1.5 लाख गोरखा एक्स सर्विसमैन हैं, और उनके फैमिलीज़ जो है वो बहुत ही इंडिया को इज़्ज़त करते हैं, इंडिया को बहुत चाहते हैं, और नेपाल के तो ज़रूर बहुत ही, नेपाल का लॉयल्टी तो है ही उनमें, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक ब्रिज है नेपाल और भारत के बीच में. अभी ये नया स्कीम जो आया है उसका असर हो सकता है कि ये अच्छा कंस्टिट्यूएंसी जो है हमारा नेपाल में वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाएगा, और वो हमारे इंटरेस्ट में शायद नहीं है. तो इसके बारे में मेरा पर्सनल विचार है कि इसके बारे में हम लोग को दोबारा सोचना चाहिए.